Good morning, everyone. We are reading chapter 4th, and today we have to start on page number 53. And the topic is steps in planning. The basic steps in planning are: first, identifying the problem, second, identifying different alternatives, third, choosing between alternatives, fourth, acting to carry out the plans, putting the plans into action, फिफ्थ एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन प्लानिंग। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं प्लानिंग के वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट प्रोसेस, उसी का ये पार्ट है। मैनेजमेंट करने से पहले उसकी प्लानिंग करना। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड जो है उसका मीनिंग है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ढूंढने होते हैं। थर्ड, अल्टरनेटिव्स में से हमें जो हमारे लिए सूटेबल है उसको चूज़ करना होता है। फोर्थ है कि जो प्लान हमने बनाया है उसको एक्शन में लाना पड़ता है। और फिफ्थ है जो कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ ओनली 1 month लेफ्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन एंड यू हैव नॉट completed योर रिविज़न प्रेजेंट सिचुएशन। योर एम इज़ टू स्कोर गुड मार्क्स गोल। To achieve this goal, you need to study 5 subjects in specific time period gap. You would think of a way of achieving this goal. Prepare a plan for action, which will include the number of hours you will devote to each subject, prioritizing subjects, curtailing other activities, and so on. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में बस 1 month बचा हुआ है और आपने अभी भी अपना रिवीजन कंप्लीट नहीं किया, तो ये क्या है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और आपका एम है अच्छे मार्क्स गेन करना, तो ये क्या है, आपका गोल है। और अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ये है गैप। और आप अपने जो गैप है उसको फुलफ़िल करते हुए जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट को कितने आवर्स डिवोट करने होंगे और जो कौन से सब्जेक्ट हैं उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी होगी, अदर एक्टिविटीज़ को आपको कम करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये प्लान है। ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग appropriate resources in order to implement plans in an effective and efficient manner. If we take the above example, you would organize and arrange all the resources which you may require to study and secure good marks. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। मतलब चीज़ों को एक एप्रोप्रिएट वे में कलेक्ट करना या अरेंज करना ताकि आप अपना जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। तो अगर हम ऊपर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ऊपर वाला जो हमने अभी पढ़ा, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज और अरेंज करने होंगे सारे रिसोर्सेज ताकि आप स्टडी कर सकें और अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। सम रिसोर्सेज कुड बी इंक्लूडेड बुक्स, नोट्स, स्पेस ऑफ स्टडी, लाइट, स्टेशनरी, एनर्जी एंड टाइम। और वो रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, बुक्स, नोट्स, स्टडी के लिए स्पेस, लाइट, स्टेशनरी आइटम्स, एनर्जी और टाइम। तो उन सबको आपको कलेक्ट करना होगा और फिर उनको अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करना होगा। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग
This stage involves carrying out the prepared plan in the above example. You would put the plan into action by starting to study from the available resources. For example, books, stationery, notes, etc. फिर जो प्लानिंग का नेक्स्ट पार्ट है वो है इम्प्लीमेंटिंग. इस स्टेज में आकर आपको जो आपने प्लान किया है उसको कैरी आउट करना होता है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है. जो भी आपने प्लान बनाया है उस पर वर्क करना स्टार्ट करना होता है और उसमें एक्शंस डालने होते हैं. जैसे जो प्रीवियस पॉइंट हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, उसमें आपको चीज़ों को कलेक्ट करना होता है, रिसोर्सेज को, और इसमें आपको उन्हें यूज़ करना होता है, उन पर वर्क करना होता है. जैसे स्टडी का ही एग्जांपल ले लें हम, तो स्टडी के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद उन्हें पढ़ना इम्प्लीमेंटिंग है. कंट्रोलिंग, it refers to the task of ensuring that your activities are producing and desired results. In other words, the plan you have put into action is getting the desired result. Controlling helps monitor and outcome of activities and make sure that the plans are being implemented correctly. It is important as it provides feedbacks and helps to check errors. Feedback helps you to revise your plan of action so you can achieve your goals. Therefore, while you are putting your study plan into action. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग. तो इसमें ये होता है कि आपको जो रिज़ल्ट डिज़ायर्ड होता है उसके लिए आपको अपनी एक्टिविटीज़ और टास्क को कंट्रोल करना होता है. अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो आपको अपने प्लान को एक्शन में लाना होता है ताकि आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिल सके. और जो कंट्रोलिंग है ये हेल्प करता है मॉनिटरिंग और आउटकम्स जो एक्टिविटीज़ आपने की है, और ये देखना कि आपने जो प्लान बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं करेक्टली या फिर नहीं. इसके अलावा फीडबैक देना भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो एरर्स आए हैं उनको चेक करना भी इम्पॉर्टेंट है. You are unable to complete your allotted chapter because you watch television. This gives you the feedback that you need to minimize your distractions. You will not watch TV, play or chat with friends during the study hours as it can affect your outcome and your formulated plan. तो अगर इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको कम्प्लीटली फीडबैक लेना है, आपने जो प्लान किया है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना अलॉटेड चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि आपने टीवी देखा, तो इसका फीडबैक ये मिला आपको कि आपको अपने जो डिस्ट्रैक्शंस है जैसे टीवी, मोबाइल, उनको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे. अगर आप टीवी देखने में या गेम खेलने में या फिर फ्रेंड्स के साथ चैट करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं अपने स्टडी आवर्स में, तो ये आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट डाल सकता है. तो इसका पूरा आउटकम आपको, आपने जो फॉर्मुलेटेड प्लान बनाया है उसका पूरा आउटकम आपको नहीं मिलेगा. द लास्ट टॉपिक इज़ evaluation. In the final stage, the outcomes that you have arrived at after putting your plan into action are evaluated. The end result of the task is compared with the desired result. All the limitations and the strengths of the task are noted so that they can be used in future to achieve one's goals effectively. With reference to the example of studying, evaluation is what you do when you get back the checked sheets as per the preparation you had done for examination and the result you had wanted to achieve.
If the scores for any subjects fall short of your expectations, you try to identify the reasons for the same. At the same time, you also try to find out your strengths which helped you to secure good marks in other subjects. When you use these strengths to overcome your limitations to secure better marks in your next examination. In addition to the different resources discussed in this chapter, there are some other non-human resources that form an one such resource is fabric. The following chapter tells us about the various fabrics that we come into contact with their properties. हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अवेल्यूएशन। ये फाइनल स्टेज है जिसमें कि हमें आउटकम मिलता है कि हमने हमारे जो प्लान बनाए हैं उन पे एक्शन लिया है और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे। हमें उनसे जो रिज़ल्ट मिला है वो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से अगर कंपेयर करके देखें तो हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। हमारी जो लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ थी टास्क करने के दौरान वो पूरी हुई है कि नहीं और हमने अपने गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव किया है कि नहीं। तो ये सारा का सारा हमें एवल्यूएशन से पता चलता है। अगर हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, तो हमें वो रीज़न्स ढूंढने के लिए की कोशिश करनी चाहिए कि किस वजह से हमारे मार्क्स कम आए हैं कौन से सब्जेक्ट में, और हमें उन पे ओवरकम करना चाहिए। हमारी जो लिमिटेशंस है उन पे ओवरकम करके हमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन में। तो नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर में हमने डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो फैब्रिक पे बेस्ड है। फैब्रिक भी एक तरह से रिसोर्स है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो है और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।